स्वामी जी, जो आपका एक और मुद्दा है कि सभी वैश्याओं को कि दलालों से मुक्त कराओ, तो इसका क्या संबंध है इस आंदोलन से? ये एक सबसे कंट्रोवर्शियल जो है वो सब्जेक्ट लगता है, लेकिन मैंने बहुत गहरे में देखा है। अभी हमारा पूरा देश जो है महिलाओं पर होने वाले शोषण के संबंध में बात कर रहा था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो वेश्याएं वेश्यावृत्ति करती हैं ये एक प्रकार की हिंसा है, एक शोषण? आपको नहीं लगता? और अगर ये शोषण है तो इनको वहां से मुक्त कराया जाना चाहिए। ये जो वेश्याएं किसी दलाल के अंडर में या उसके दबाव में जो काम करती हैं उससे इसको मुक्त किया जाना चाहिए। इसके पीछे छोटे छोटे कारण हैं। मुद्दा प्रेम से किन्हीं हद तक ये रिलेटेड है और किन्हीं हद तक जो है ये मुद्दा सामाजिक है, लेकिन इसको मैंने इसलिए उठाया कि एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी जिस समय निर्भया कांड हुआ था उस समय बहुत सारी बातें लोगों से चल रही थी, तो मैंने एक चीज कही थी कि देश में अगर दिल्ली की बात करो तो दिल्ली में शाम के वक्त सबसे ज्यादा पुलिस जहां पे सुरक्षा देती दिखाई देगी तो वो रेड लाइट एरिया है। अब कमाल की बात यह है कि रेड लाइट एरिया पे पुलिस, अब इसको ऐसा समझो कि शाम को 4 लड़के बैठे मोबाइल पे मूवी देखते हैं और उनको सेक्स का भाव उठता है, कहां जाएंगे? वो रेड लाइट एरिया में जाना चाहते हैं। रेड लाइट एरिया में पहली बात तो यह है कि उनको वो सीधे सीधे ढंग नहीं मालूम। दूसरी बात पुलिस का डर। तीसरी बात दलालों से बात करने का ढंग बहुत गंदा। तो वो वहां ना जाके वो फिर अपनी मनोवृत्तियों को उस तरीके से दबाते हैं, तो या तो दिल्ली की सड़कों पे निकल के छेड़खानी होती। कितने चैनल हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रात को एक महिला खड़ी हुई है, पत्रकार खड़ी हो जाती है, 4 लड़के उसको पलट के देखते हैं। कभी सोचा कि ये क्यों देख रहे थे? ऐसा नहीं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनको रात को ऐसा देख के खड़ा होता है कि कोई प्रोस्टिट्यूट तो नहीं है, कोई ऐसी प्रोस्टिट्यूट तो नहीं है जो चलने को राजी हो, तो वो तो उस दृष्टि से देखते हैं। अब उसको तुम कह देते हो महिलाएं सुरक्षित नहीं, कमाल हो गया। तुम इस ढंग से रात को 11 बजे 12 बजे खड़े हो गए जाके, तो उसको किस ढंग से समझा जाएगा? तो पहली बात तो मानसिकता नहीं लोगों को समझ में आती है। हम सब समझते हैं कि स्त्री पुरुष एक जैसे हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं है। ये एक लंबी चर्चा हो जाएगी, इसलिए मैं सीधी सीधी एक बात उठाना चाहता हूं कि दिल्ली में केजरीवाल जी आज की तारीख में अपनी पूरी जनता, आम जनता के लिए काम करने पे लगे हुए हैं। तो केजरीवाल जी को क्या इतनी मालूमात नहीं है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया है जिसको हम जीवी रोड के नाम से जानते हैं? अगर उन्हें यह पता नहीं है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने का कोई हक नहीं है। और यदि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनको यह पता है कि वो अड्डा है ऐसा, तो उनको वहां से सभी वैश्याओं को तुरंत ही वहां से आजाद कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। 2 अर्थों में आजाद की बात कर रहा हूं, ये 2 अर्थों को बहुत समझ लो। 2 अर्थों में, पहले अर्थों में कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जाना चाहिए। जज के सामने हाजिर करो, वहां से सबको निकाल के। और जो लेडी ये कहे कि हम किसी प्रकार के दबाव में काम कर रहे हैं, उस पर एक्शन लो, उसको उसका जो है पुनर्वास की योजना बनाओ। अगर वो किसी घर से जबरदस्ती लाई गई है तो उसे वहां पहुंचाओ। और यदि वो कहीं से लाई गई है और वो पता नहीं कहां जाएगी या कैसा सामाजिक कारण है, तो उसके विवाह की या उसे एक नौकरी देके एक सम्मान से जीवन जीने की बात करो। और उसके बावजूद यदि ऐसा लगता है कि कुछ वेश्याएं हैं जो अपनी स्वेच्छा से ही वेश्यावृत्ति कराती हैं, तो मेरा मानना यह है कि उनको भी दलालों के चंगल से मुक्त करो। उनको सेक्स वॉलंटियर का दर्जा दो, सेक्स वर्कर्स नहीं,
सेक्स वॉलेंटियर। क्योंकि आदिकाल से इस संबंध में ये बात होते आई है कि जो औरत अपने जीवन की कुर्बानी देके अपनी भावनाओं को नष्ट करके सभी पुरुषों के लिए अपने शरीर को मुहैया कराती है, वो सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। पहले हमारे बहुत पहले समय में मंदिरों पे ऐसी पेशाएं होती थी, वो सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी, उन्हें देवी का दर्जा होता था। आप लोगों को शायद नहीं मालूम हो, आज भी जो हम दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा की जो मूर्ति बनती है, जब तक दुर्गा की मूर्ति में किसी वैश्या के दर की मिट्टी ना लगाई जाए, वो मूर्ति पूरी नहीं मानी जाती। यानी कि दुर्गा के रूप इतने हैं कि उसमें एक वैश्या का रूप भी है। तो इसको वर्कर्स कहना खत्म करो, इसको वॉलेंटियर कहना शुरू करो। ये सेक्स वर्कर नहीं है, सेक्स वॉलेंटियर है। और अगर वो वॉलेंटियर है तो उसे सम्मान के साथ, मैं कहता हूं, इनकम टैक्स के दायरे में लो। उसका एक रेट वो जो बताए उसके तरीके से, उसे जो लगता हो उसकी सरलता के साथ कि ज्यादा पुरुषों के साथ नहीं सोना पड़ेगा या कम मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से ही उसका काम चल सकता हो, तो वो अपना रेट एक फिक्स कर सकती है अपने हिसाब से। और उसकी जानकारी आप साइट पे दीजिए। एक बाकायदा लीगल साइट होनी चाहिए जिसमें जो लोग उसके पास जाना चाहे वो सीधे सीधे जा सके। और जब ये ऐसा नहीं होता है तो इससे बहुत तरीके के अपराध जन्म लेते हैं। आप इसको देखो कि एक जो आंकड़ा पकड़ में आता है वो ये आता है कि दलाल करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं, और जो वैश्या काम करने वाली होती है उन्हें घर की रोटी नहीं चलाई जाती। तो ये एक प्रकार का दमन है। आप दिल्ली में पानी को तो ठेकेदारों की प्रथा से मुक्त कर रहे हैं कि पानी सप्लाई को ठेकेदारों की प्रथा से मुक्त करो, और वैश्यावृत्ति आज भी ठेकेदारों के उसमें हो रही है। तो ये एक सामाजिक समस्या है। और ये पानी की समस्या तो अभी खड़ी हुई, ये वैश्यावृत्ति की समस्या तो जब से मनुष्य का इतिहास है तब से चली आ रही है। इस पे किसी सरकार की निगाह नहीं जाती। तो बहुत कुछ हमारी ये सरकार नया कर रही है। तो मेरी ये मांग है, इससे इसे मुक्त किया जाना चाहिए। और इसके प्रेम पे भी बड़ा प्रभाव है, हम इसको थोड़ा बताते हैं। और वैश्यावृत्ति भी 2-3 तरीके की होनी चाहिए। इसको मैं आज एक आपको एक नया एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2-3 नई बातें जो आप लोग सुनना नहीं चाहोगे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने जवानी के दौर में ये कभी महसूस नहीं किया कि उन्हें शादी की जरूरत है, और उन्होंने शादी की भी नहीं। पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने ऐसा किया कि जब जरूरत हुई किसी प्रोस्टिट्यूट को बुला लिया। वो जीवन जीते रहे। लेकिन अब उनके जीवन में बुढ़ापे के समय, थोड़ा समय जब 50-55 साल का हुआ, तो एक मांग उठी कि कोई ऐसा होता जो हमारी भावनाओं को समझता। लेकिन अब उनके पास वो कला नहीं है कि वो प्रेम में पड़ सके। उन्हें प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं आती। कोई समाज में ऐसा ग्राउंड मौजूद नहीं है कि जहां पे वो अपने प्रेम की बात कर सके। हाँ, विवाह मौजूद है, विवाह लोग करने को तैयार हुए इस उम्र में भी, क्योंकि संपत्ति है, लोग अपनी जवान लड़कियां ब्याह देना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये गहरे में वो लोगों के दर्द हो चुके हैं कि विवाह से प्रेम नहीं मिलता। विवाह होते ही वो कुछ सामाजिक व्यवस्था हो जाती है और प्रेम की उसमें हत्या सी होने लगती है। ये उनके अपने अनुभव में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें वो कहां तक सच है, लेकिन हर एक आदमी का अपना क्राइटेरिया होता है ना समझ का, तो उनका अपना क्राइटेरिया है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कोई उन्हें अगर ऐसी लेडीज मिल जाए जो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे, वो जिसे वो प्रेम का ऑफर नहीं कर सके, पटा नहीं सके कह लो, या जो भी सही, लेकिन कोई ऐसी स्त्री मिल जाए जिसे जरूरत हो पैसों की, सामाजिक जीने की, तो वो उनके साथ रहे और जिसको वो एक भुगतान कर सके महीने में, साल में, और वो उनके साथ मित्रवत रहे, जिए, जिससे उनके संबंध भी हो और साथ साथ वो उसमें प्रेम की भावनाओं को भी जी सके।
तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सी वेश्याएं जो केवल शारीरिक संबंध पर उतारू हैं, उनके पीछे कारण अगर पैसा है, अगर इस तरीके के लोगों के लिए भी अगर कुछ महिलाएं निकल के आती हैं, जैसे पश्चिम में ऐसा होने लगा है कि वहां वो लोग कहती हैं कि हम वेश्याएं नहीं हैं, हम एक तरीके की समाज सेविका हैं, क्योंकि हम लोगों को सुकून देते हैं, शरीर के अलावा भी हम कुछ देते हैं, और इसके लिए वो बहुत पैसे लेती हैं। तो कोई बात नहीं, जिनके पास पैसे हैं वो पैसे दे सकते हैं, लेकिन कम से कम उनको उस इमोशन को, उस सबको जीने का मौका तो मिले। तो ऐसे लोगों की भी एक रिक्वायरमेंट आती है। तो यदि आपकी वेबसाइट हो तो उसमें जो वेश्याएं सीधे सीधे वेश्यावृत्ति कराना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे उनकी जरूरतें हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके वो काम आए। ये एक वेश्यावृत्ति को ही मैं एक नया आयाम की बात कर रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं हमेशा मेरे हर उस विषय में इमोशन शामिल होता है। मैं शरीर की इंपॉर्टेंट को समझता हूं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी मैं इमोशन के उसको समझता हूं। तो उसी प्रकार वो लोग भी जो हैं इससे सेटिस्फाई हो सकते हैं और वैश्याओं तक जाया जा सकता है। दूसरी एक और घटना बता रहा हूं। बहुत से युवक वैश्याओं के पास जाना चाहते हैं जिनकी अपनी शारीरिक नीड है, और समाज में क्योंकि जो रेशियो है वो महिला और पुरुषों का इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि 1000 पुरुषों पे 650 या 700 महिलाएं हैं, वो इतना बिगड़ चुका है जिसके कारण जो है हर लड़के का अफेयर तो नहीं हो पाता, हर लड़के के लिए एक प्रेमिका उपलब्ध नहीं। तो ऐसे में जब शरीर की जरूरतें आरंभ हो जाती हैं तो समाज तो ये कहता है कि हम विवाह करें। तो सामाजिक व्यवस्था में तो 21 साल की उम्र में एक लड़का शादी लायक होता है हमारे भारत के संविधान में, लेकिन उसकी सेक्स की जरूरतें तो 14-15 साल से शुरू हो जाती, और फिर समाज में हर तरीके की वो चीजें मौजूद हैं जो उसकी सेक्स भावनाओं को भड़काने का काम करती। तो ऐसे में यदि वो एक 15 साल का लड़का, 20 साल का लड़का अगर किसी सेक्स वर्कर के पास जाना चाहे तो उसके लिए उसके पास उतना धन नहीं हो सकता कि वो दलालों के माध्यम से जाए, या फिर उसके पास ऐसी जानकारियां भी नहीं है कि वो किधर से रास्ते से जाए। तो यदि एक वेबसाइट हो जहां पे इस तरीके के लोग भी जा सकें, और जैसा मैंने कहा कि सेक्स वॉलेंटियर है, वो समाज में फैलने वाले अपराधों को रोकने का काम कर रही। जैसे बहुत से लोग उस पर आरोप लगा सकते हैं इस बात को लेके कि आप तो 15-16 साल जो कि नाबालिग बच्चे हैं उनको सेक्स की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी नाबालिग लड़के ने रेप कर दिया था, तुम देखो। नाबालिग तुम्हारी कानून की परिभाषा में होगा, लेकिन परमात्मा की परिभाषा में वो नाबालिग नहीं है, उसे उन्होंने सेक्स करने योग्य बना दिया था। तो जरूरत इस बात की है कि हमें समझा जाना चाहिए कि भावनाएं और शरीर की जरूरत कहां से शुरू होती है। अब जिस मामले में शरीर की जरूरत 14 साल में शुरू हो जाती, तुम 21 साल में पूरी करते हो, वहां पे तुम रोटी कपड़ा और मकान और शरीर की जरूरतें भूल जाते हो। वैसे तो तुम लोग सब कहते हैं पूरा समाज की रोटी कपड़ा और मकान यही आवश्यकता है, लेकिन इस विषय में आके सब भूल जाते हैं कि शरीर की जरूरत तो 14 साल में शुरू हो गई, वो क्या करे। तो इन सब मुद्दों को भी समझे जाने की जरूरत है। तो वेश्यावृत्ति को इससे पूर्णतः से मुक्त कराया जाना चाहिए। यदि पूरे देश में कहीं भी कोई महिला किसी दलाल के दबाव में जीवन जी रही तो रोज रोज बलात्कार को उपलब्ध हो रही, प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है, और जिस तरीके का आंकड़ा है बताते हैं कि कई लाख महिलाएं जो हैं इंडिया में सेक्स वर्कर हैं जो दूसरों के दबाव में काम कर रहे हैं। तो यानी कि प्रतिदिन लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, और इस पे सब चुप हैं। मैं एक प्रेमी हृदय रखता हूं, मैं इस पे चुप नहीं रह पाता। ये प्रेम के उस मुद्दे की बात है जो मेरे दिल से उठता है, ये उस मुद्दे की बात है जो मेरे हृदय के किसी कोने में पैदा होता है। समझा जाना थोड़ा मुश्किल है, समझा जाना मुश्किल है कि ये किस तरीके की बात पैदा होती है, लेकिन थोड़ा सा अपनी समझ को बढ़ाने की जरूरत है। जो भी व्यक्ति चाहता है कि इस विषय पे मैं क्या कह रहा हूं उसको समझे, वो मेरा ये जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुनने के बाद रात में 1 घंटे लेट के चिंतन करे, अकेले में, पूछना नहीं किसी से। अगर मैं जो बात कह रहा हूं इसको तुमने किसी से पूछा, डिस्कशन किया, तो बातों बातों में तो सब इसको बुरा बताएंगे, लेकिन अकेले चिंतन करना और बताना मैं कहां पे गलत हूं,
हो सकता है किसी लड़की को ये बात समझ में ना आ रही हो, बहुत सी लड़कियां इस बात को शायद हजम ना कर पाएं, तो मैं उनसे कहूँगा कि लड़कियों की शारीरिक संरचना और उनकी मांग थोड़ी भिन्न होती है, लड़कों की शारीरिक संरचना और उनकी मांग थोड़ी भिन्न होती है। यहाँ पे मैं लड़कियों को शोषण से बचाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियां वेश्यावृत्ति को उतर आए, लेकिन जो ऑलरेडी उतरी हुई हैं, जिन्हें एक देवी जैसे सम्मान की जरूरत है और जो अपनी जिंदगी का सैक्रिफाइस कर रही है समाज की सेवा के लिए, अगर उन लोगों के माध्यम से वो ऐसी सेवा प्रोवाइड कर पाए कि ज्यादा लड़कियों का बलात्कार ना हो, निर्भया जैसे कांड ना हो, तो इसमें क्या बुरी बात है। मुझे एक छोटी सी चीज बता दो, अगर वो कामुक लोग, वो कामुक दरिंदे जिन्होंने निर्भया के साथ बलात्कार किया, अगर वो कामुक दरिंदे किसी वेश्या के पास जाते तो क्या आके बलात्कार कर सकते थे? मुझे नहीं लगता इसकी कोई संभावना है। लेकिन हमने इस विषय में कभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं समझी। तो मेरा एक इसमें जो मांग उठती है वो ये उठती है कि इस तरीके के दबाव से सभी को मुक्त किया जाना चाहिए। इस पे बहुत सारे चिंतन की जरूरत है। यदि आपके प्रश्न आएंगे तो हम इस पर बात करेंगे।